गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम मौद्रिक नीति के उपकरण पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति के उपकरण में दो प्रकार के उपकरण, परिमाणात्मक उपकरण और चयनात्मक या गुणात्मक। तो परिमाणात्मक में भी कुछ प्रकार है, जैसे LAF, VRR, पैंक्रेट, OMO, ये सब क्या होता है ये देखेंगे। और ये चयनात्मक गुणात्मक साधन, मार्जिन सीमा की निर्धारण करना, शाख राशनिंग, नैतिक दबाव, ये क्या होता है ये पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्लियर दिमाग में होना चाहिए, फोटो फ्रेम बनना चाहिए कि मौद्रिक नीति के जो उपकरण है या फिर मौद्रिक नीति है, मैंने इसका उद्देश्य नहीं बोलना। तो देखो, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है ग्रोथ को बढ़ाना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ग्रोथ को बढ़ाना और इन्फ्लेशन, महंगाई को बढ़ने ना देना, नियंत्रण में रखना। क्लियर। अब इसके लिए RBI मौद्रिक नीति बनाती है। अभी ग्रोथ इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करती है, अब इसका एक कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर कर देता है। दो सिचुएशन क्लियर मान के चलो। पहले एक सिचुएशन है अर्थव्यवस्था में, एक सिचुएशन होती है मंदी, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। और मंदी की सिचुएशन में होता क्या है, डिमांड सप्लाई से कम होती है, मतलब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। बात है कि मतलब अर्थव्यवस्था में सप्लाई बहुत ज्यादा होती है लेकिन डिमांड नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझते हैं, कोई दुकान है जिसके पास सामान पड़ा है, बिक ही नहीं रहा है, लोग खरीदने ही नहीं आ रहे। मतलब क्या हुआ, सप्लाई तो बहुत है लेकिन खरीदार कम है। अब खरीदार कम होने का कारण क्या होगा, डिमांड कम क्यों होगी। तो ये सारी की सारी प्रोसेस समझते हैं। पहले इस तरीके समझो। अब मेरे को मंदी दूर करनी है, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, लोगों की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, है ना। अब डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोगों के पास पैसा होगा, यानी कि मुद्रा आपूर्ति या फिर मैं क्या देता हूँ, तरलता बढ़ानी पड़ेगी। मेरे को क्या बढ़ानी पड़ेगी, लिक्विडिटी। मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तभी तो वो ज्यादा खरीदेंगे, और ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो मतलब डिमांड बढ़ेगी और ये डिमांड सप्लाई का गैप कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तरलता बढ़ानी पड़ेगी। अब तरलता कैसे बढ़ेगी, जब लोगों को लोन थोड़ा सस्ता मिलेगा। लोन सस्ता मिलेगा। अब जब लोन कब सस्ता मिलेगा, मतलब लोन सस्ते का मतलब क्या हुआ, ब्याज दर कम होनी चाहिए। ब्याज दर, अब ब्याज दर कम कब होंगी, जब बैंकों को भी लोन RBI से सस्ता मिलेगा। बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो, बैंकों के पास, या फिर बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा, तभी तो दूसरों को सस्ता देंगे। बैंकों को सस्ता लोन कैसे मिलेगा, तो वो सारी की सारी प्रोसेस को हम बढ़िया से क्लियर करेंगे। मतलब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझो कि इम्पोर्टेंट ये है कि यदि अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ेगी, मतलब लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो वो डिमांड करेंगे और ये मंदी की सिचुएशन दूर हो जाएगी। क्लियर। इसका एक उल्टा एक और कॉन्सेप्ट होता है इन्फ्लेशन। मतलब मंदी की सिचुएशन क्या, मतलब डिमांड कम होगी, वापस से लोग खरीदने लगेंगे तो कंपनियां फिर से प्रोडक्शन करने लगेंगी, फिर से प्रोडक्शन करेगी तो GDP बढ़ेगी, ग्रोथ होगी। मतलब इससे देखो हमने क्या कर लिया, तरलता को नियंत्रण करके ग्रोथ को बढ़ा दिया। अब दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। इन्फ्लेशन होता है क्या समझो, इन्फ्लेशन क्या मतलब होता है, सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है। सप्लाई कम मतलब वस्तुएं मार्केट में कम, खरीदार ज्यादा खड़े तो ऑब्वियसली वो चीजें महंगी हो जाती है। अब कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे, फिर से वही, लोगों की डिमांड ज्यादा है, हमें इस बार क्या करना है, डिमांड को कम करना है। लोगों की डिमांड क्यों ज्यादा है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा, मतलब लिक्विडिटी अधिक है। अब लिक्विडिटी अधिक है तो हमें लिक्विडिटी कम करनी पड़ेगी। अब लिक्विडिटी कम कैसे करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, यही हमें इस पॉलिसी के अंदर पढ़ना है। तो लोगों के पास जब पैसा कम हो जाएगा तो वो डिमांड कम करेंगे डिमांड कम करेंगे तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर। यही कॉन्सेप्ट हमें सारे के सारे ये टूल्स पर अप्लाई करना है। अब समझते हैं ठीक से। पहला कॉन्सेप्ट आता है इसमें LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं तरलता समायोजन सुविधा। पहला, अब तरलता समायोजन सुविधा, इसका मतलब इतना हुआ कि ये LAF के अंतर्गत RBI अर्थव्यवस्था में अल्पकालिक अवधि के लिए तरलता को समायोजित करने का प्रयास करती है।
और इसके अंतर्गत आरबीआई के पास दो उपकरण होते हैं, एक तो रेपो रेट, रेपो रेट। अब रेपो रेट रेपो रेट का बेसिक समझ लेते हैं कि ये होता है क्या। पहले तो सिंपल है, थोड़ी देर के लिए समझते हैं। ये नॉर्मल सी बैंक है हमारी, वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है ना। और ये मैंने कह दिया, ये हमारा बढ़िया सा आरबीआई बना लेते हैं हम, ये हमारा आरबीआई। ये बैंक है, इनमें शामिल कर, ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, इनमें एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं हम, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन, एसबीआई, इस तरीके से काफी बैंक है, एचडीएफसी वगैरह। ठीक है, चलिए ये सारी बैंक है। अब मान के चलो इन बैंकों को पैसे की जरूरत है, इनको लोन लेने की जरूरत पड़ रही। मान के चलो जैसे हमें पैसे की जरूरत पड़ती तो हम कहाँ भागते हुए जाते हैं, बैंकों के पास कि भाई हमें थोड़ा सा पैसा उधार चाहिए, दे दो। तो वैसे ही मान के चलो इन बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास गए, बोले भैया हमें थोड़ा लोन चाहिए। बोले अब हमें लोन तो चाहिए लेकिन ये आरबीआई कहेगा हम ऐसे कैसे लोन दे दें। पता चला आप लेके भाग गए तो लोन उसी को कहते हैं जब लोन देने का कोई आधार हो। तो यहाँ पे आधार क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक पेपर होता है, काफी वैल्यूएबल होता है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अब ये लोन लेने का, इसको लोन तो मिल जाएगा, ये क्या कहेंगे, लेकिन हमें बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो, आरबीआई कहेगा। मतलब मान के चलो 5 लाख लोन लिया है इन्होंने, 5 लाख नहीं बोलते, 5 लाख करोड़ बोलते, बैंकों में ऐसे लोन लेते हैं। मान के चलो उन्होंने ऐसे 5 लाख करोड़ या चलो 1000 करोड़ लोन लिया, कितना, 1000 करोड़। अब इन्होंने 1000 करोड़ लोन लिया तो 1000 करोड़ कीमत की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारी की सारी प्रोसेस किसके लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब अल्प अवधि, अधिकतम 15 दिनों के लिए ये सारा का सारा मामला होगा। और इसमें ये साथ साथ में ये कहेगा कि देखो हमारे पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखो, जब आप पैसा हमारे वापस कर दोगे तब हम आपको आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस कर देंगे। एक तरीके से देखा जाए तो ये एग्रीमेंट है। क्या, ये कहता है हम तुम्हारी अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खरीद ले रहे हैं, और बदले में तुम्हें पैसे दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, खरीद लिया, बदले में पैसे दे दिया, एक बार, ठीक है। और फिर बाद में क्या कहेंगे, जब ये वापस करने आएंगे पैसे तो या क्या कहेगा, हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम अपनी वापस खरीद रहे हैं, अपना पैसा वापस ले लो और ये ब्याज दे ले लो, ठीक। तो इसलिए देखो रेपो का फुल फॉर्म ही बनता है रीपर्चेस ऑप्शन रेट। क्या बनता है, रीपर्चेस ऑप्शन रेट। मतलब यहाँ पर हम एक बार हमने बेच दिए तो हम इसे वापस भी खरीद सकते हैं, इसका ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन ये 15 दिन के अंदर ही करना रहेगा। अब देखो परिभाषा क्लियर कर लेते हैं, एक बार रेपो रेट क्लियर हो जाए ये सब आसान क्लियर है। फिर अब रेपो रेट की परिभाषा बनती है, देखो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं, सिंपल। और इस ऋण का आधार सरकारी प्रतिभूतियां होता है। इतना लिखना आपको, जब भी पूछा जाए कि रेपो रेट क्या है तो हम क्या लिखेंगे, आरबीआई वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों या फिर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पे ऋण प्रदान करता है उसे हम रेपो रेट कहते हैं। क्लियर, मान के चलता है ये ब्याज दर मैंने कह दिया थोड़ी देर के लिए 6% रहा था, आरबीआई ने 6% पर इनको लोन दे दिया, तो ये 6% जो है ना यही क्या कहलाएगी, रेपो रेट कहलाएगी। इज दैट क्लियर। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, लेकिन यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया। अब हम रेपो रेट का इन्फ्लेशन और ग्रोथ से रिलेशन समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। रेपो रेट, अच्छा रेपो रेट एक ब्याज दर है तो इसे हम घटा बढ़ा सकते हैं। मान के चलो यहाँ पर रेपो रेट हमने बढ़ा दिया, इधर मान के चलते हमने रेपो रेट को कम कर दिया। अब इम्पैक्ट समझ रहे हैं इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा। मान के चलिए रेपो रेट को हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ेगा मतलब क्या होगा, बैंकों को लोन कैसा मिलेगा, रेपो रेट, बैंकों को लोन महंगा मिलेगा, बैंकों को ऋण अब महंगा मिल रहा है,
ठीक है। बैंकों को जब ऋण महंगा मिलेगा तो ये लेंगे नहीं, लेंगे कम लेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, बैंकों को ऋण महंगा मिलेगा तो ये अपने ग्राहकों को भी ऋण महंगा ही देंगे। महंगा देंगे तो जनता भी ऋण लोन लेना पसंद नहीं करेगी। यानी कि देखा जाए तो फाइनली तरलता मार्केट में घट जाएगी। तरलता घटने का मतलब क्या, अब लोगों के पास पैसा नहीं, अब लोगों के पास पैसा नहीं, तरलता घटेगी मतलब क्या होगा, लोगों की अब डिमांड घट जाएगी। क्या घट जाएगी, डिमांड, मांग कम करेंगे क्योंकि उनके पास अब पैसा नहीं। अच्छा, मांग कम करेंगे तो देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में क्या, मांग हम क्यों कम करवाते हैं, महंगाई नियंत्रण हो जाएगी। क्या, इन्फ्लेशन कंट्रोल। समझ आ रहा है, महंगाई नियंत्रण हो जाएगी इस तरीके से। फिर से एक बार क्लियर करते हैं, जब रेपो रेट बढ़ेगा मतलब बैंकों को लोन महंगा मिलेगा। जब बैंकों को लोन महंगा मिलेगा तो ये अन्य लोगों को भी लोन महंगा देखेंगे तो लोगों के पास अब पैसा कम होगा क्योंकि अब वो लोन नहीं लेंगे, महंगा मिल रहा है। मतलब लिक्विडिटी घट जाएगी, तरलता घट जाएगी। अब लोगों के पास जब पैसा नहीं है तो वो मांग भी कम करेंगे, मांग कम करेंगे मतलब महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। इज दैट क्लियर। अब दूसरा पहले उसका समझते हैं। रेपो रेट यदि घटा देते हैं तो क्या होगा, वही कहानी, अब बैंकों को ऋण सस्ता मिलेगा। क्या मिलेगा, बैंकों को ऋण अब सस्ता मिल रहा है। तो बैंकों को जब ऋण सस्ता मिलेगा तो ये अपने ग्राहकों को भी ऋण सस्ता देंगे। सस्ता मिलेगा तो लोग ज्यादा ऋण लेंगे। जब इससे क्या होगा, तरलता बढ़ जाएगी। अब तरलता बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ेगी मतलब लोगों के पास अब पैसा ज्यादा होगा। पैसा ज्यादा होगा तो अपनी मांग करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। क्या, मांग बढ़ेगी। अब मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, मंदी की अवस्था से बाहर निकलेंगे। मतलब देखो, मांग बढ़ेगी तो मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, वो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो कंपनियां भी प्रोडक्शन फिर ज्यादा बढ़ा देंगे। अपना प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो फिर से जीडीपी ग्रोथ करेगा। इस तरीके से देखा जाए तो हमने मांग को बढ़ाकर ग्रोथ को बढ़ा दिया। इज दैट क्लियर। तो एक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये हम बार बार अप्लाई करते रहेंगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कि ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है पहले हमने क्लियर कर लिया। और रेपो रेट बढ़ाते हैं तो क्या होता है अर्थव्यवस्था में, और रेपो रेट कम होता है तो क्या होता है, हमने पहले से कहा था। हम सारे के सारे टॉपिक को दो चीजों से लिंक करेंगे, एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगा और ग्रोथ कैसे बढ़ेगी। इज दैट क्लियर। ये यदि क्लियर है तो फिर हम अगला टॉपिक बढ़ सकते हैं, हम रिवर्स रेपो रेट। लिख लीजिए आप लोग।